हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंस्टाग्राम लाइव पे। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर तो कई सारे लाइव देखे होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम का आज का लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि लगभग पिछले 18 सालों से जो है आपको एंटरटेन कर रहे हैं टीवी पर, और लगभग 20 से ज्यादा शोज कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं दी वन एंड ओनली निवान सेन के बारे में, जिनको आपने हाल ही में सीरियल गुम है किसी के प्यार में सदानंद के किरदार में देखा था। और इसी के साथ ही बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ एक और आज जुड़ने वाले हैं इस लाइव के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल की राइटर हैं और बहुत ही कमाल की प्रोड्यूसर भी हैं। मैं बात कर रहा हूं नीलू महादुर के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से उन्हें ऐड कर लेता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था जिसके कारण ऑफ करना पड़ा, लेकिन अब इस बार आई थिंक वो एक बार में ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो रजत, कैन यू हियर मी? यस सर, वॉइस आ रही है, बट आपका आई थिंक फेस शो नहीं हो रहा क्यों ऐसा? ओके, अच्छा कैमरा उल्टा लगा हुआ है। सो व्हाट है। ओके आई हैव। सर, ओके, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। यस ओके यस, मैं ध्यान नहीं दिया है। हाउ आर सर, यू कैसे रजत? हैं आप? मैं बहुत बहुत बढ़िया अच्छा यार। हूँ सर, कैसे हैं आप आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं कनेक्ट करने की Yes. कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्या चक्कर है। हो सकता है सर कोई नेटवर्क इश्यू हो, बट फाइनली ऐड हो चुके हैं आप। और हमारी क्योंकि ऑडियंस जो है बहुत मुझे लगता एक्साइटेड है, है आपसे बात करने के लिए। नहीं मुझे लगता है कि मैं शायद अब्रॉड में हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। क्या पता, ओके। वोडाफोन का कनेक्शन नहीं है ना इसमें। मतलब सर, यस बाहर यस रह के भी आप इंडिया को बहुत मिस कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली यार। इंडिया को मिस नहीं करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? और आज एकदम आप तैयार हो यार, होके एकदम बढ़िया। अरे यार, कमाल की बात है, ये सूट यार सेम कलर मैंने भी बनवाया है अभी। माय गॉड, ये क्या चक्कर है यार? सर, मुझे ऑलमोस्ट पहले पता मतलब होता ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि वही पहन गया है। एकदम ट्विनिंग हो जाती। अभी अभी मैंने मतलब टेलरिंग करवाई है, ऑलमोस्ट मतलब सेम वैसा ही कलर है, मतलब मिलता जुलता। ओके वाह यार, बहुत खूबसूरत कलर है ये। सर, नीलू मैम कितनी देर में हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे? मीनू मैम की तबीयत खराब है यार, इसलिए आई एम रियली सॉरी ओके। फॉर माय और ऑडियंस। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा लाइव सेशन करेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है यार, इसीलिए वो लाइव नहीं आ पाई। आई एम रियली सॉरी बिहाफ ऑफ हर। प्लीज हमें माफ कीजिएगा। वेल सर, आपके लिए भी आपके ऑडियंस ने जो है ढेर सारे सवाल मेरे पास भेजे हैं, एंड आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है आपके लिए सवालों की। तो तैयार हैं अरे आप बाप आपके फैंस के सारे सवालों के जवाब देने के लिए? रे, नहीं मैं सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अ, ये देखिए सारे ऑडियंस, कई ऑडियंस है, देखिए क्या है। कल्पना, हाय कल्पना, हाउ जी। आर यू? बहुत सारी ऑडियंस आपकी भरी हुई है यार। पूजा, हाय पूजा। सिर्फ चले शुरू करते हैं। ओके। तो सर, बनारस से जो सफर आपका शुरू हुआ था एक ओनली निवान सेन के रूप में, और आज एक्टर प्रोड्यूसर निवान सेन बनने तक का सफर आपने तय किया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? यार ये अ, आवाज आ रही है क्या पीछे? नहीं सर, कोई क्यों नहीं है, बंद हो एक गई। सेकंड, एक मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके ओके। बगल में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्डिंग में। बैंकॉक में तो भी ये प्रॉब्लम है। यार ये कंस्ट्रक्शन दुनिया में कहीं बंद नहीं होता यार। आप न्यूयॉर्क में रहिए, बैंकॉक में रहिए, नागपुर में रहिए, बनारस में रहिए, बॉम्बे में रहिए, हर जगह ये चल रहा है। हाँ खैर, सॉरी। ओके सर, मेरा आपने पूछा क्वेश्चन ये। कैसे सफर। हाँ, हम्म। राइट, आई गॉट योर पॉइंट, आई जी। गॉट। यार मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बनारस में रह कर, बनारस आज तो
विश्व पटल पे बहुत बड़ा नाम हो गया, बनारस, काशी, बनारस, वाराणसी। एक वक्त था वाराणसी जो है, मैं जब पहली बार रियलिटी शो जीत के बम्बई आया था, मुंबई, उस समय हम्म। मेरा उस समय मुंबई हो गया था, तो अपने मुंह से बॉम्बे ही निकलता है, पता नहीं क्यों। मुंबई में जब आया था मैं, तो आ, उस समय लोग मुझसे पूछते थे, यार ये बनारस वाराणसी कहाँ, बनारस कहाँ पे है? बहुत से लोग नहीं जानते थे, ऐसा प्रिटेंड करते होंगे या मुझे पता नहीं। मैं कहता था यूपी में है बनारस, काशी। बोलता अच्छा अच्छा, वहीं जहाँ लोग नहाने जाते हैं? मैंने कहा हाँ यार, वहीं से। तो उस शहर से उठ करके आप सोचिए, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हम्म। उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, ऑर्कुट हुआ करता था सिर्फ, फेसबुक भी थोड़ा थोड़ा था उस समय, इतना एक्टिव नहीं था, या नहीं ही था मेरे ख्याल से। तो उस समय इतना संघर्ष ज्यादा था कि मतलब, आज तो आप कुछ भी करके एक वीडियो बना देते हैं और आप लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं। उस समय हमारे पास ऐसा कोई मीडिया नहीं था, आउट एंड आउट आपको अपने परफॉर्मेंस पे ही काम करना था। तो एक दृढ़ संकल्प था, एक दृढ़ निश्चय था कि हमको यही करना है जीवन में। और थिएटर जो है मैं बचपन से करता आ रहा था, मतलब बनारस में, बनारस, लखनऊ, तो आसपास, मतलब थिएटर जो है बचपन से ही था। तो स्कूलिंग पहले से थी अपनी। लेकिन ये जो रियलिटी शो था, एक डांस और एक्टिंग रियलिटी शो था, दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि मैं इसमें पार्टिसिपेट किया जी टीवी के साथ। और जी टीवी इंडिया मुझे, आई थिंक उसका नाम था, जी, राइट? यस, जी सिने स्टार्स की खोज, इंडियाज बेस्ट, राइट। जी। उस प्लेटफॉर्म पे मैं बनारस से जीत करके मुंबई आ गया। दैट वाज द जर्नी फ्रॉम बनारस टू मुंबई स्टार्टेड। तो जो शो था इंडिया के सिने स्टार, उसके बारे में आपको कैसे पता चला कि यह शो होने वाला है और मुझे फटाफट से ज्वाइन करना है? क्योंकि एक तरफ से आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग रहा होगा। लाइफ चेंजिंग ही कह लीजिए, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में सोचा नहीं था कि मुंबई कभी आना, मतलब सपना जरूर था, लेकिन प्लानिंग करते थे हम लोग उस समय कि यार कितना पैसा लगता होगा उस समय। अपने जो मुंबई में आकर के जो लोग फेलियर होकर के वापस चले आए, तो उनसे किससे कहानियां सुनते थिएटर में बैठ करके, कि यार यहाँ इतने पैसे लगते हैं, 5,000 रुपए लग जाते हैं महीने के, 6,000 रुपए लग। मैं सोचा 5,000 कहाँ से लाऊंगा, 5,000 रुपए? अरे यार 5,000 तो बहुत बड़े होते थे उस समय। तो मतलब इट्स बहुत ही मुश्किल लगता था, इम्पॉसिबल, असंभव तो नहीं कहूंगा, बट मुश्किल लगता था कि कैसे जाऊंगा यार, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दृढ़ संकल्प रखें जीवन में, लक्ष्य को अपने साफ रखें अपने जीवन में, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है। और ये शो 2004 में आया था और उसके बाद आप कहीं नहीं रुके, 20 से ज्यादा शो आपने कर डाले। यार नहीं रुका और करता रहा भाई। कोशिश, मैं यही कहूंगा कि कोशिश करता रहा यार अच्छे काम करने की, और आज भी प्रयास जारी है। आपने अब तक 20 से ज्यादा शो किए हैं जहां तक मुझे पता है, जिसमें एक कहानी घर घर की ड्रामा सीरियल था, आहट हॉरर थ्रिलर था, और हरी मिर्ची लाल मिर्ची कॉमेडी था, और प्यार का दर्द मीठा मीठा, और गुम है किसी के प्यार में रोमांटिक सीरियल रहे हैं अब तक। तो दो मतलब हंसों का सारे जोड़ा अलग मेरा, अलग। दो हंसों का जोड़ा भी बहुत बड़ा हिट शो था राष्ट्रीय तो प्रोडक्शन का। हंसों का जोड़ा, तो ये सब अलग इमेजिन। अलग स्टोरी लाइन पर बेस्ड सीरियल है और आपने हर तरीके की मतलब एक्टिंग की है। पर आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आया और आप सबसे ज्यादा किसको मिस करते हैं? यार मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अगर आपसे ये बोलूंगा कि मैं इसको मिस करता हूँ और उसको नहीं मिस करता, ये बहुत अनफेयर हो जाएगा यार। क्योंकि एक एक्टर अपने जीवन में, एक कलाकार अपने जीवन में जो भी काम करता है, चाहे वो पहला हो या आखिरी हो, बड़ी शिद्दत के साथ करता है मेरे अनुसार। तो मैं यार अपने जो भी मैंने किरदार अपने जीवन में अभी तक तो कुछ भी नहीं किया अभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी इमॉर्टल काम नहीं किया है जो यादगार हो। लेकिन जो भी काम मैंने किया अपने जीवन में, मैं हमेशा से यही कोशिश करता रहा, चाहिए सदानंद का किरदार ही क्यों ना हो, हम्म। छोटे स्पैन के लिए था, बट मैंने पूरी शिद्दत के साथ ये काम किया कि मुझे कहीं, हालांकि डेली सोप में शिद्दत वर्ड का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता। रोज सुबह 7 बजे जाओ, रात के 12 बजे 1 बजे पैकअप होता है, फिर सुबह 6 बजे पहुंच जाओ। आई मीन इट्स हेक्टिक, बट मैं हर किरदार को शिद्दत और पूरी ईमानदारी से अभिनय को निभाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए सारे ही किरदार मेरे दिल के क्लोज हैं, बहुत करीब है मेरे। सर, अभी आप सदानंद के किरदार के बारे में बात कर रहे थे और लगभग मतलब जितने भी लोगों के मेरे पास सवाल है उसमें से आधे से ज्यादा सवाल सदानंद के किरदार को ही लेकर थे, क्योंकि टेलीविजन जाहिर सी पर बात। वो आपका
लास्ट आप सदानंद के रोल में हमको नजर आए थे, तो आपने राइट। बीच में उस सीरियल को क्यों छोड़ दिया? ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों का मेरे पास आ रहा था। कई लोग तो कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती इसलिए मैंने छोड़ दिया, कई मीडिया ने लिख रखा है। ओह गॉड। आपको लेकिन बता सर दूं अगर जी शायद मेरा, ऐसा होता तो लोग ये सवाल नहीं करते। नहीं अभी मैं आपको बताऊं, मैं जब जब बॉम्बे शहर में आया था तो हम्म। उसके पहले मैंने थिएटर में नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में ऑलरेडी 4 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले चुका था मैं। उसके ओके। अलावा उसके अलावा जी टीवी ने मुझे आते ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया, अपने रियलिटी शो में मैंने ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया था। हम्म। तो उसके बाद कई मीडिया जो है और कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में हेडलाइन के साथ लिखते हैं कि क्या सदानंद को एक्टिंग की वजह से निकाल दिया गया या रिप्लेस कर दिया गया, मतलब बहुत लोगों का सारी अपना। चीजें चल रही थी अलग हाँ। अलग। तो देखिए कहते हैं ना, एक बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं क्या काम, देखिए मेरा ये मानना है एक्टिंग को लेकर के, एक्टिंग कोई रियलिटी शो नहीं होता है जिसमें 4 ऐसे नालायक लोग बैठे हो जिनको उस विधा के बारे में 0% नॉलेज हो और वो उनको जज कर रहे हो बैठ करके जिसमें उनको महारत हासिल हो, जो मैं आजकल देख रहा हूँ। हम्म। रियलिटी शो वो लोग जज कर रहे हैं जो जिनकी क्षमता नहीं है वहां के कैंडिडेट, वहां के कंटेस्टेंट को जज करने की। हम्म। वो जज से 1000 गुना ज्यादा परिपक्व और मजे हुए कलाकार हैं, उनको वो जज कर रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अ, अभिनय को लेकर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा अपना खुद का प्रोस्पेक्टिव है कि एक्टिंग को जज नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि आप इस किरदार में सही काम नहीं कर पा रहे हैं या इस किरदार आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, ये हो सकता है, ये कास्टिंग की मिस्टेक है, ये क्रिएटिव लेवल की गलती है ना। सर इसका लेकिन रियल रीजन क्या था? कि मतलब क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग बात चल रही थी, जैसा कि आपने कहा कि लोग कह रहे थे कि आपको एक्टिंग नहीं आती, कुछ लोग कह रहे थे कि कैरेक्टर जो है आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, और ये अलग आप अलग बातें चल ये, रही थी। ये आप अपने ऑडियंस से पूछिए भाई, क्या आप लोग को क्या लगता है कि मैं, मतलब इतने साल काम करने के बाद आपको ये लगता है कि जो मीडिया में 2-4 लोग, सब लोगों ने नहीं लिखा, बड़े न्यूज मीडिया ने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे उन्होंने लिखा मेरे एस्पेक्ट को जान के। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आज के सोशल मीडिया में कोई कुछ भी, यार मैं मोदी जी के बारे में लोग कुछ कह देते हैं, मैं कौन होता हूँ यहाँ पे। यहाँ बराक ओबामा को लोग नहीं छोड़ते हैं, बाइडन को नहीं छोड़ते, बच्चन साहब को नहीं छोड़ते, तो मैं क्या हूं यार। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि ऑडियंस को अगर लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता या मेरी एक्टिंग में कोई फ्लॉज है तो मैं और मेहनत करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा प्रोस्पेक्टिव जानना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बात दरअसल ये है कि मेरे प्रायर कमिटमेंट से, आपको पता होगा उल्लू ओरिजिनल और वूट ओरिजिनल पे मेरा एक वेब सीरीज चल रहा है झुमके नाम से, झुमके। चल रहा है अभी भी। जी। तो मेरा कमिटमेंट, प्रायर कमिटमेंट प्रोड्यूसर्स के साथ पहले ही था उस शो को लेकर के। उसके बाद जो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ जो मेरा कमिटमेंट था, जो ट्रैक को लेकर था, वो शेप अप जिस वजह से मैं टीवी नहीं कर रहा था इतने साल तक, या मैं जो ये कैरेक्टर जब मैंने साइन किया, जब मुझे बताया गया नरेशन, मुझे ये पता था कि 4 से 5 महीने का ट्रैक है, ये पहले ही मुझे पता था। ये सिद्धार्थ जी, राजेश सर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था इसके बारे में कि ये लिमिटेड एडिशन है। बिकॉज ऑलरेडी ये शो मेरे ख्याल से कितने 4 साल से चल रहा है या 3 साल से, मुझे पता नहीं कितने साल से। लगभग 2 साल हो गए। हाँ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 2 साल, हाँ लोग कहते हैं बहुत साल से चल रहा है, तो मुझे लगा 3 साल हो गए, शायद 2 साल। ओके, जी। 2 साल से ऑलरेडी हिट शो चल रहा है उसमें। और वो मैंने तो देखा नहीं था ये शो कभी पहले, लेकिन जब मुझे बताया गया ये शो कर रहा है, फिर मैंने यूट्यूब में जा करके और उसके रशेस वगैरह देखे क्या है कैसे है, मुझे क्या किरदार। तो ये आउट एंड आउट अलग ट्रैक था जो इस शो में इनपुट दिया गया इसमें। लेकिन समस्या क्या है कि क्यों आज ओटीटी और टेलीविजन एक दूसरे को के पूरक हो, आई मीन एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ऑडियंस बढ़ गई है। क्योंकि आप कहते हैं मैं ऑथेंटिक चीजें दिखाऊंगा टेलीविजन में, लेकिन जब मोमेंट आता दिखाने का तो आपको हमेशा सुंदर लोग ही चाहिए, अच्छे लोग ही चाहिए, अच्छी शक्ल हो, वो आप क्राफ्ट पे काम नहीं करना चाहते। आपसे जो प्रॉमिस किया जाता है घूम फिर के वो सास बहू ही बन जाता है, घूम फिर करके। वो आप देखिए ना, एक मैं देख रहा था कोई पतंग पे उड़ रहा था कुछ दिन पहले आपके। हाँ, वो सोशल ग्रेविटी मीडिया पर बहुत वायरल ग्रेविटी हुआ था वीडियो। ग्रेविटी के लॉ को उन्होंने जो है साइड दरकिनार कर दिया। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बट आज जहां टीवी कहां से कहां पहुंच गया इंटरनेशनली, आप जरा सोचिए। हमारे यहाँ आज भी वही सब दिखाया जा रहा है, पतंग पे लोग लटक रहे हैं,
कोई ग्रेविटी नाम की भी चीज होती है साइंस में। खैर, सो जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट मेरा सही नहीं बैठ रहा था। मतलब मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो रहा था वहां पे। घूम फिर के वही रोमांस, वही लव स्टोरी, वही आई मीन मैंने एक सवाल एक दिन कर दिया कि सेट पे कि एक 9 mm की पिस्टल से 50 फीट 50 फीट ऊपर ड्रोन को कैसे गोली मारी जा सकती है। इसका तो रेंज ही नहीं है। मतलब जी, आपके साइंटिफिकली को स्टार थे नील भट्ट, जो विराट का किरदार निभा रहे, शायद उनके साथ ये सीन देखा है स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नील इज अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट। इज अ वेरी लेबोरियस, वेरी हार्ड वर्किंग। नील की क्या गल, नील नील को तो भाई, नील इज द वन ऑफ द गाय, उसने इस शो को लीड करते हुए आ रहा है कॉन्स्टेंटली। उसी के जी कंधे पे शो चल रहा है, वो प्रोटैगनिस्ट है शो का। जी। तो उसको कुछ, वो तो जो भाई ऊपर से आदेश आएगा वही करेगा। मैंने उससे भी पूछा कि भाई ये इतनी दूर से 9 mm की पिस्टल कैसे निशाना लगा लेगी। तो उसने कहा भाई एक काम करो आप, जो करवाया जरा मैं भी यही करता आ रहा हूँ। मेरे को तो 2 बार गोली भी लग गई, उसने बताया, मुझे पता नहीं था। दिल पे गोली लग गई, फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो लॉजिक मत लगाओ। फिर मैंने में कहा हुआ ठीक है। है। हाँ, मुझे नहीं पता था उसके बारे में, उसने बताया मुझे। तो कहा भाई मेरे को दिल पे गोली लग गई थी, फिर भी मैं जिंदा हूँ। वेल सर, सिर पे आपके कैरेक्टर के साथ भी यही हुआ बाद में। हाँ। एग्जैक्टली। तो सोचिए, आपको हाँ भी राइट राइट, गोली लगी सदानंद और गया। आप भी हाँ, वापस रिटर्न किए। तो मेरे नहीं, वही बात है, वो तो मुझे पहले पता था ये होने वाला है। लेकिन जैसा ट्रैक जाना चाहिए था ना भाई रजत, वो हम्म। ट्रैक वैसे शेप अप नहीं ले रहा था। तो मैंने क्रिएटिव से बात की कि भाई ये, लेकिन आप जब चीजों पे सहमत नहीं होते, एक ट्रैक पे दोनों का मत नहीं मिलता, तो ये होता है कि आप इधर हो जाइए या उधर चले जाइए। लाइफ में काम ज्यादा जरूरी है रादर देन कुछ भी करने के, मेरे लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, बट इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार या दोष नहीं दूंगा। ठीक है, आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है, ऑडियंस को आप पे विश्वास है, तो आपको जीवन में काम की कमी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप तो है ही है, क्रिटिक्स बैठे हुए सर, आपके सदानंद के किरदार के साथ एक और किरदार स्क्रीन पर काफी देखने को मिल रहा था, वो था श्रुति का किरदार, जिसे शफाक नाज हैं। ने निभाया किसी ने था। मुझे पूछा, मिक्की मिक्की नहीं भाई, मिक्की मैं कभी बिग बॉस में नहीं आया भाई। मैंने जिंदगी में एक ही रियलिटी शो किया है, जी सिने स्टार्स की खोज, हीरो होंडा जी सिने स्टार्स की खोज, बस। जी टीवी। हाँ सॉरी। हाँ सर, मैं ऐसे पूछ रहा था, आपके साथ एक और किरदार, सदानंद के किरदार के साथ एक और किरदार हमें देखने को मिला था, श्रुति का किरदार, जो कि शफाक नाज निभा रही थी उस समय पर। उनके राइट साथ राइट राइट। आपकी बॉन्डिंग कैसी रही स्क्रीन पर और ऑफ ऑफ स्क्रीन ऑल्सो? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। शफाक, शफक नाज, शी इज, मैंने जिंदगी में पहली बार मिला उनसे। ओके। और शी इज वेरी कोऑपरेटिव एक्टर। और उनका उनका और मेरा जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छा था, लोगों को अच्छा लगा। बट वही है कि अब ऊपर लोग जो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, जो चैनल्स बैठे हुए हैं, उनका और तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। वो डिसाइड करते हैं कि किसके साथ। हमें तो भाई, हम एक्टर हैं, हम किरदार, हमको जो दिया जाएगा, हमारे सामने आप किसी को भी लाके बोल दीजिए ये आपकी वाइफ है, तो वो तो निवान सेन नहीं प्ले कर रहा ना, तो वो तो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सदानंद, मैं निवान सेन थोड़ी प्ले कर रहा था, मैं तो सदानंद का, वो सदानंद था सेट पे जो आप देख पा रहे थे। तो उसके सामने तो कोई भी आ जाए, तो मैं तो अच्छी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करूंगा। उनका भी कोऑपरेशन, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, मैं यही कहूंगा। सर, एक कमेंट सेक्शन, कमेंट काफी सारे आ रहे हैं बिग बॉस को लेकर। राइट, तो मैं देख बिग रहा हूँ बॉस कांस्टेंट। तो बिग बॉस आप देख रहे हैं फिलहाल? मैं बिग बॉस तो नहीं देखता, बट आज सोशल मीडिया में हर 2 मिनट में बिग बॉस, शालीन, हाँ शालीन के बारे में बता दूं आपको। हम्म। शालीन भनोट और मैं एक शो करते थे 2011 में, 10-11 में, राजकीय प्रोडक्शन का, दो हंसों का जोड़ा, जिसमें हम्म। शालीन मेरा बड़ा भाई बना था। ओके। शालीन मेरा बड़ा भाई बना था और मैं उसका छोटा भाई बना था। हम दोनों भाइयों की कहानी थी वो, दो हंसों का जोड़ा। इट वाज वन ऑफ द हिट शो ऑन टेलीविजन। सूरज बड़जातिया जी का शो था वो, कविता बड़जातिया जी और सूरज बड़जातिया जी का शो था। इट वाज अ फैंटास्टिक शो, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से साल भर के बाद उसको बंद करना पड़ा। और उसमें जो प्रीति जी हैं, थी हमारी, वो अभी आप देख पाएंगे कि भाभी जी घर है में वो वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने रिप्लेस किया था। वो मेरी भाभी बनी थी उसमें। तो क्या लगता है, शालीन का क्या चांसेस है जीतने के, और क्या परफॉर्मेंस आपको फिलहाल देख के लग रहा है? लगता है आपको कि वो ट्रॉफी लेके आएंगे बिग बॉस की? यार कुछ, मैं आपको सच बताऊं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता, मुझे पता नहीं बिग बॉस के गेम कैसे खेले जाते हैं और क्या रूल्स रेगुलेशन होता है। बट मुझे लगता है कि बिग बॉस में वही लोग टिके रहते हैं एंड तक
जो लोग केओस क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, मारामारी कर सकते हैं, उठापटक कर सकते हैं, कुछ मतलब जितनी कियोस जो बंदा क्रिएट करेगा, क्योंकि इट्स आप एक बेसिक, मैं आपके ऑडियंस को आपके माध्यम से बता दूं, मैं बहुत बेबाक बात करता हूँ यार, स्ट्रेट बात करता हूँ, इसलिए शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट मेरे दिल में जो रहता है मेरी जबान पे रहता है। आपको एक बात समझने की जरूरत है, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ रियलिटी शो, मैं खुद एक रियलिटी शो से आया हूँ। आप उस समय तो रियलिटी शो में इतना ज्यादा कियोस नहीं था, बहुत ऑनेस्ट रियलिटी शोज होते थे। मैं आपको बताऊं, रियलिटी शो हो, टेलीविजन शो, इट्स ऑल अबाउट टीआरपी गेम। ओके। सारा खेल। तो जो आपको टीआरपी देगा आप उसको रखेंगे, जो टीआरपी नहीं दे पाएगा आप उसको, आप ये बात का सवाल का जवाब आपके अपने सवाल में ही छुपा हुआ है। शालीन टीआरपी दे रहा तो कैसे निकलेगा? ओके। साजिद खान अगर टीआरपी दे रहा है कुछ भी करके तो कैसे निकलेगा? अगर वो एक लड़की है जो, क्या नाम है उसका, जिसका अभी झगड़ा हुआ था, वो लड़की क्या, अंजलि नाम है उसका? आई थिंक सुम्बुल तौकीर खान, जिन्होंने इमली सीरियल हाल ही में स्टार प्लस पे किया है। नहीं नहीं, सुम्बुल नहीं, एक और लड़की है जो थोड़ा शाउट कर करके बात करती है, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे देखता रहता हूँ रील में। अभी ओके। उस बड़े बड़े बाल जो ऐसे रैपर है कि कौन, जैसे से बड़े बड़े बाल एमसी हैं उसके। स्टैन। हाँ, क्या नाम है? एमसी स्टैन। एमसी, एमसी एमसी। स्टैन। हाँ। एमसी स्टैन। तो एमसी स्टैन के साथ जिसका झगड़ा हो रहा था, वो लड़की का नाम क्या है? हाँ, लड़की का नाम तो सर फिलहाल मुझे भी याद नहीं है। पता नहीं, जो भी है वो लड़की को आई देखिए, थिंक मुझे ऐसा लगता है। कमेंट सेक्शन में आ रहा है अर्चना, शायद अर्चना नाम होगा हाँ हाँ उनका। हाँ, राइट राइट। हाँ हाँ। तो अर्चना नहीं निकलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके। अर्चना, शालीन, ये बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं इस गेम के, अगर ऐसा कहा जाए तो। अगर मैं जो सोच रहा हूँ टीआरपी के को बेस बना करके, ये दोनों टीआरपी दे रहे हैं, तो सबसे कमजोर कड़ी कौन है जो कुछ नहीं कर रहा है? उसको पहले निकालेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, बिग बॉस तो आपने मना कर दिया कि आप मतलब फिलहाल कोई आपका मन नहीं है जाने का या फिर ज्वाइन नहीं, करने मेरा का। मन शुरू से ही नहीं है, मेरा मन शुरू से ही नहीं है बिग बॉस में जाने का। तो बिग बॉस के अलावा कोई और रियलिटी शो की आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर में आप जाएंगे या फिर जाना चाहिए? यार, अभी मुझे पता नहीं, रियलिटी शो के बारे में मैंने कोई सोचा नहीं। मैंने एक रियलिटी शो जीवन में किया, मेरे साल भर लगे उसमें। ओके। और मैंने साल भर दे के एक रियलिटी शो किया, साल से भी ज्यादा, 1.5 साल हो गए मुझे उस रियलिटी शो में रहे। क्योंकि उस समय रियलिटी शो लंबे चलते थे, उसमें दो दो तीन तीन बॉलीवुड ड्रीम्स और ये बहुत सारी चीजें होती थी। और मेरा रियलिटी शो डुअल रियलिटी शो था, डांसिंग एंड एक्टिंग दोनों था। तो मैंने दो दो रियलिटी शो किए एक साथ। सो मेरा ऐसा मानना है कि अभी वक्त बहुत कम है, अपनी जिंदगी बहुत शॉर्ट है यार। तो मैं रादर दिन रियलिटी शो के, भगवान जाने लाइफ में अगले पल क्या लिखा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बट मेरी कोशिश है मैं फिक्शन में ज्यादा काम करूं यार, एज एन ओके। एक्टर या एज ए प्रोड्यूसर, जो भी हो, लोगों को मेरा आपकी। ज्यादा से ज्यादा काम देखने को मिले। जी सर, काम की बात आप कर रहे हैं तो अर्बन बोट फिल्म्स जो आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, वो फिलहाल राइट बहुत एक्टिव नजर आई है। अलग अलग प्रोजेक्ट हमको उनके देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। तो अर्बन राइट। बोट कंपनी अगला प्रोजेक्ट कौन से लेकर आ रही है अपने फैंस के लिए? सबसे पहले तो अर्बन बोर्ड फिल्म्स ने अभी एक डॉक्यू ड्रामा में बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड जीता, जो मुझे ही मिला था। फॉर्चुनेटली आई एम थैंकफुल टू ऑडियंस, और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ओके। और अभी जो चल रहा है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे, इंडो थाई प्रोजेक्ट एक है हमारा, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जिसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, राइटिंग ऑलमोस्ट फिनिश है, रेकी का भी काम स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे वो फ्लोर में जाने के लिए बढ़ रहा है। तो फिलहाल ऑडियंस को एक फुल फ्लेजेड फिल्म देखने को मिलेगी। अभी तक हम शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यू ड्रामा, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अब पहली बार कहते हैं ना कि आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो वाली बात है कि आप कोशिश अगर करते हैं अपने जीवन में, जैसे आज आपका चैनल है, कल क्या पता वो रिपब्लिक की तरह 2,000 करोड़ की कंपनी बन जाए। यू नेवर नो। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है ऐसी चीजों। मेरे जी। सामने लोग आए और उन्होंने कई हजार करोड़ की कंपनी बना ली, सैकड़ों करोड़ की कंपनी बना ली मेरे आंखों के सामने इन 15 सालों में। तो मैं यही कहूंगा कि
कोशिश है कि अब एक स्टेप आगे बढ़ने की, शॉर्ट फिल्म से फुल फ्लेजेड फिल्म की तरफ। और ईश्वर भी, महादेव भी अपनी कृपा बनाए हुए हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की विशेष है, कोशिश जारी है अपनी। तो लोगों को अब नेक्स्ट जो है एक इंडो थाई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगी हमारी। तो सर ये जो आप प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, इंडोथाई प्रोजेक्ट है, उसमें एज ए प्रोड्यूसर तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर आपको कब देख पाएंगे आपके फैंस? ये सवाल मुझे बहुत से लोगों ने पूछा। बिकॉज क्या होता है ना, देखिए आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। अ, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है प्रोडक्शन देखना। आप भी प्रोडक्शन देखते ही हैं अपने बिहाइंड द कैमरा, सारी चीजों को अरेंज करना, लेवल कोई भी हो, सब काम जब जिम्मेदारी आती है। तो फिलहाल अभी मैं एक शो करने वाला था, एक वेब शो ओटीटी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो जैन एंड में या फैब फर्स्ट में चला गया। एक ओटीटी के लिए है, मैं नाम अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपसे डिस्कशन में बताया था, बिकॉज ओके। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मोस्ट प्रॉब्ली एज एन एक्टर मैं जैन एंड से स्टार्ट शुरू करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरी उम्मीद है जैन एंड से या फैब फर्स्ट से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ एज एन एक्टर। और कई लोगों ने मुझसे ये पूछा, मेरी फिल्म में, हमारी फिल्म में, मेरी फिल्म कहना उचित नहीं होगा, पूरी टीम है, अर्बन बोर्ड फिल्म्स की जो फिल्म है आने वाली, जिसमें सुनील कोठारी जी हमारे थाईलैंड से हमारे एक पार्टनर है, हमारे प्रोड्यूसर हैं। ओके। तो ये उनका विजन है, सुनील जी का विजन है ये, कि ये जो हम बना रहे हैं ये उनकी कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, उन्हीं के विजन पे बना रहे हैं। भारतीय संस्कृति और थाई संस्कृति को ले करके एक कंटेम्प्रेरी सिनेमा, इट्स अ ड्रामा, इट्स एंटायरली ड्रामा। ओके। जैसे आपने देखा होगा बधाई हो, देखा होगा आपने, आपने अ, आपने देखा होगा सोशल वैल्यूज पे बहुत सारी फिल्में आयुष्मान की, राजकुमार की आई। तो मैं ये नहीं कहूंगा उनसे हमारा कुछ लेना देना है, नहीं हमारा कुछ नहीं। मैं आपको ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, हम भी वैसे सोशल इश्यूज पर, हमारे पाठ्य पुस्तकों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताई नहीं गई हैं, पढ़ाई नहीं गई हैं। तो ऐसे एक सब्जेक्ट को लेके, बहुत सारे विषयों को लेकर के एक कंटेम्पररी सब्जेक्ट पे हम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर तो आई एज एन थिंक एक्टर, सोशल इश्यूज पर आपकी एक और शॉर्ट फिल्म जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो फ्लैच नाम से आई थी। उसको भी आई थिंक प्लेज प्लेज कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। और जहां तक मुझे पता है, इस फिल्म की जो राइटर थी वो भी नीलू महादुर मैम ही थी। राइट राइट। नीलू मेरी वाइफ जो है वो इसकी राइटर थी, और पार्था भट्टाचार्य जी इसके डायरेक्टर थे। और ये जो भी कहानी लिखी जा रही है हमारी फिल्म की, उसके स्टोरी राइटर भी पार्था ही है, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी, स्टोरी लिख रहे हैं वो। सो नीलू जी ने जो है ये कहानी लिखी थी, और ये एक कोरियन अडॉप्टेशन भी था एक फिल्म का। तो अ, हमें अच्छा लगा और हमने उसको अपने, जैसे जैसे भी आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म वसन वाला साहब की आई हुई है, डायरेक्टर वसन वाला जी की, मोनिका आई लव यू। इट्स अ कोरियन फिल्म का अडॉप्टेशन है, मतलब कॉपीराइट से नहीं किया गया है, बट उन्होंने अडॉप्ट किया हिंदी वर्जन को अपने तरीके से, उसको मॉडिफाई करके। तो हमने भी ऐसे ही एक सब्जेक्ट को, नीलू मैम ने, नीलू जी ने उसको अपने शब्दों में उसको हिंद भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसको मॉडरेट वे में उसको कंसीव किया था। सो वो फिल्म भी कोलकाता ही, फॉर्चुनेटली बनारस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड लिया उसने, देहरादून फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लिया, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट राइटर का भी अवार्ड मिला। और नहीं, मैं नॉमिनेशन में था बेस्ट एक्टर के, मुझे बेस्ट एक्टर मिला नहीं। मेरे से अच्छे सब्जेक्ट के लोगों को शायद मिला उसके लिए। लेकिन हाँ, हमारी एक और फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, ध्वनि नाम था जिसका। उसमें हमारे जो कलाकार थे एसपी वाजपेयी जी, जिनको आप लोगों ने बच्चन साहब के साथ, आयुष्मान खुराना बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी सुजीत सरकार की, लखनऊ बेस्ड, क्या नाम था उस फिल्म का जिसमें बच्चन साहब बूढ़े का रोल प्ले कर रहे थे, लोग बुजुर्ग, गुलाबो सिताबो। उसमें बच्चन साहब के फ्रेंड का रोल उन्होंने निभाया था, बूढ़े से थे वाजपेयी जी। उन्होंने मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया था इसमें, और ही गॉट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर ध्वनि, सेम ही कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो दो दो तीन तीन अवार्ड हम लोगों ने वहां से उठाए थे। तो नीलू मैम को, नीलू जी को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर इस फिल्म के लिए। और सर आपके फैंस काफी लंबे टाइम से ये भी जानना चाहते हैं कि बीच में अपडेट्स आ रही थी कि जो शिवाय मूवी है अजय देवगन सर की, उसमें भी आप एक, भाई, उसमें और भी ये आप, ऑडियंस के बारे में बात कर लें सर।
छोटा भीम क्या है? अच्छा है मुझे तो। क्या है छोटा अच्छा भीम क्या है? लगता है सर। छोटा भीम आई थिंक कार्टून है, तो हाँ, उसी को नहीं जानता लेकर। हूँ। अच्छा, ओके सर ओके। बेसिकली जो कमेंट्स है वो पूरी तरीके से बिग बॉस पर, मतलब लोगों का फोकस है कि बिग बॉस में आप कब जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको इसका ये जवाब दे ही देना चाहिए लोगों को क्या कि है? आप। सम्राट जगताप की वजह से शो अच्छा चल रहा था। हाँ, चल ही रहा होगा, बिल्कुल चल रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उसकी वजह से ही चल रहा होगा। इट्स ऑल फैंस। फैंस को जो अच्छा लगे। बिग बॉस में यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिग बॉस में मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की। आप लोग तो देख ही रहे हैं इमेज की कैसी धज्जियां उड़ जाती हैं बिग बॉस में जाने के बाद। सर अभी एक कमेंट आ रहा था कि आप बहुत बेबाक बोलते हैं, तो आपके जैसे कंटेस्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर। तो फैंस की डिमांड है, तो फैंस की डिमांड तो एक एक्टर को पूरी करनी पड़ती है। देखिए, बेबाक बोलना, आज बेबाक तरीके से बात करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। मैं तो आपके साथ आकर के ही बोल सकता हूँ, या किसी भी बिल्कुल माध्यम से मैं बोल सकता हूँ। बेबाक बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाएं। है जी। ना, नेशनल टीवी में आके गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। आप मैं मेरी जो सबसे मुख्य वजह है बिग बॉस शो में न जाने की, ऐसा सोचना मेरे लिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी मैं फिलहाल ऐसा ही सोच रहा हूँ। और कई सालों से मैं ये सोच रहा हूँ, आप ही नहीं बल्कि कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप बिग बॉस में क्यों नहीं जाते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिग बॉस में न जाने का सबसे बड़ा वजह यही है कि वहां पे एक एज एन एक्टर, जो एक आपका सीक्रेट लाइफ होता है, जो आप हर किरदार में एक नया रूप दिखाना चाहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। आपकी इमेज ऐसी बन जाती है। कितने दिन का होता है? महीना 2 महीना होता है क्या बिग बॉस? मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर लगभग 3 महीने होते हैं। 3 महीना? जी। आई बिग थिंक इससे बॉस? ज्यादा ही होता होगा। ओ गॉड, 3 महीना? जी। यार मुझे माफ करो यार, 3 महीना मैं अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकता यार। मतलब एक लिमिट तक आदमी मतलब बर्दाश्त कर सकता है चीजों को। मुझे पता चलता है, क्योंकि ये मैं कोविड में ये सिचुएशन फेस किया। एक ही घर में अगर आपको आप और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए चीजें क्या होती हैं जो आपके ऑडियंस को शायद नहीं पता। बिहाइंड द कैमरा कोई भी, हर एवरीबडी नोज कि उनको अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बट स्क्रिप्ट भी होती है ना सर। अगर वो जी। टीआरपी नहीं देंगे, अच्छे से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, तो टीआरपी कैसे जाएगी? ये भी समझने की जरूरत है। वो चाहते थोड़ी बंदे वहां पे कि रोज जी। पत्थर उठा के मारे, प्लेट खींच के मारे, डंबल उठा के किसी का सर फोड़ दें। ये भाई उनको बोला जाता है आप करिए, वरना यू आर आउट। तो भाई ओके। मैं फिलहाल ऐसे मूड में नहीं हूं कि ऑडियंस मुझे गाली दे बैठकर घर में, जैसे आज शालीन को पड़ रही है, या साजिद को पड़ रही है, बाकी लोगों को पड़ रही है। उनके फैंस उनको प्यार करते होंगे, नो डाउट। बट मैं मेंटली अभी उस तरीके से स्टेटस में नहीं हूं कि मैं उतनी गाली बर्दाश्त कर सकूं, मतलब सुन सकूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा, मुझे थोड़े दिन दूरी रहने दीजिए इन सब चीजों से। मैं एक्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। ओके। तो सर मैं क्या अपने सदानंद, पुराने सवाल पे सदानंद कैरेक्टर एंड एक्टिंग सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर लौटता हूँ। मैंने शिवाय मूवी के बारे में आपसे पूछा था कि शिवाय मूवी का वेल, लोग वेट कर रहे थे उस समय पर, जब वो मूवी आने वाली थी तो अनाउंसमेंट थी कि आप भी उसमें नजर आएंगे। पर उसके बाद राइट। आपने मतलब फिल्म में आप नजर नहीं आए, तो इसका क्या रीजन रहा था। एंकर बबलू, बबलू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दिल का अच्छा तो पता नहीं यार, कोशिश करता हूँ जो भी है मुंह पे बोलूं यार, साफ रहूं। एज एन एक्टर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप अगर ईमानदार नहीं है तो एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते आप। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, किसी की भावनाओं को बिना आहत किए हुए अपनी बात किसी भी पटल पे रखना, वो एक अच्छे कलाकार, एक ऑनेस्ट कलाकार की निशानी है। तो वही कोशिश करता हूं मैं। आपने पूछा शिवाय फिल्म के बारे में। शिवाय फिल्म मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अजय देवगन सर के डायरेक्शन में काम करने की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दुर्भाग्यवश वो फिल्म मैं नहीं कर पाया, सारी चीजें होने के बाद भी। क्योंकि जब मैंने उस फिल्म के बारे में मैं फाइनल हुआ तो उसकी शूटिंग का डेट 2 हफ्ते का था। पहले उन्होंने मुझे बताया गया डिपार्टमेंट कास्टिंग और क्रिएटिव लेवल पे कि ये तकरीबन 2 हफ्ते की शूटिंग है बल्गेरिया में। तो अब बल्गेरिया में 2 हफ्ते की शूटिंग सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया कि यार पहली बार विदेश जाने का मौका मिलेगा। वाह वाह क्या बात है। एक बार गूगल गूगल करने लगा मैं,
यार बल्गेरिया जाना है यार, सही है। लेकिन लेकिन पता चला कि कुछ दिन बाद कॉल आया कि यार अभी दूसरा ड्राफ्ट आ गया है, अब आपकी शूटिंग जो है 12 दिन की हो गई है। ओके। यार 15 दिन, अभी तो 15 दिन था, 12 दिन हो गया, 3 दिन, चलो ठीक है, 12 दिन भी घूमने फिरने के लिए काफी है, शूटिंग के बाद घूम ही लेंगे। ओके। आरएनडी चालू थी, आरएनडी चालू थी अपनी की यार, क्या कहाँ कहाँ जाना है। कई लोगों ने बताया तो जंगल एरिया है यार, पहाड़ वहाड़ है, कहाँ जाओगे। शूटिंग तो जंगलों में ही होगी, इंटीरियर में ही होगी। फिर कुछ एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद कॉल आया कि यार अजय सर ने जो है अभी स्क्रिप्ट पे थोड़ा अमेंडमेंट किया है, अभी आपका शूट हफ्ते भर का हो गया। बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार। कह रहे नहीं, लेकिन आपका बजट बढ़ गया है, आप निश्चिंत रहिए, जो बजट आपका था वो डबल हो गया अभी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो हफ्ते भर भी ठीक ही है। फिर फोन आया, बोला सर क्या है ना कि हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट है, बजट ओवर जा रहा है, इसलिए हमने क्या जो रोल्स हैं वो धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं, तो आपका रोल जो है अभी वो 4 दिन का हो गया है। अब मेरा ओके। दिमाग एकदम एकदम घूम गया। मैंने बोला यार ये बात है, मेरे ख्याल से उस समय मैं स्टार प्लस का एक शो कर रहा था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यार है, 2014 की बात है मुझे जहां तक याद है, हम्म। शायद मोस्ट। तो मैंने बोला भाई अगर ये चक्कर है तो वहां पे, तो मैंने कास्टिंग डिपार्टमेंट को बोला, तो वहां ले जाकर तुम तो बोलोगे एक ही दिन में पैकअप। तो हंसने लगे सारे। तो उन्होंने बोला सर पहले 15 फिल्मों का 12 ऐसा फिर चक्कर 4। है, फिल्मों का कोई भरोसा नहीं दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, अनटिल अनलेस आप खुद हीरो ना हो फिल्म के, हम्म। आपके ऊपर फिल्म की कहानी ना हो, आप अगर किरदार निभा रहे हैं, तो प्रोडक्शन हाउस बजट कटिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। जी। तो मैंने मुझे लगा यार एज एन आर्टिस्ट कि ये काम करके कोई फायदा नहीं है यार। बड़ा प्रोडक्शन है, बड़ा नाम है, सारे मीडिया में अनाउंसमेंट भी हो गया था कि निवान सेन इज डूइंग दिस फिल्म। बट फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग वे में काम नहीं कर सकता कि जहां पे प्रोड्यूसर को मुझ मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, धीरे धीरे बिना काम किए मेरे दिन घटाए जा रहे हैं। तो फिर म्यूचुअली हम प्रोडक्शन हाउस के साथ, कास्टिंग डिपार्टमेंट के साथ, क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ मैं अलग हो गया उस फिल्म से। सर लोग अभी भी कमेंट में डिमांड कर रहे हैं कि सर आप मूवी में आओ। नहीं, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है रजत सर आप मूवी में आओ, ऐसा लिखा हुआ है, आप हीरो लग रहे हैं उनको। आज आप हीरो हैं एकदम, सूट वूट पहन के। तो आज सर देखिए आपके आपके फैंस, आपके जो फैंस है उन्होंने लिखा हुआ है कि रजत सर आप फिल्मों में आइए। सर नीचे आ रखा है रजत सर के साथ कब आ रहे हो निवान सिंह सर। यार ऑलरेडी सर मेरे साथ ही है लाइव अभी। यार बबलू भाई, हम तो इस समय रजत सर के साथ ही बैठे हुए हैं, आप देख ही पा रहे हैं, दोनों एक ही फ्रेम में हैं। सर आई थिंक वो ऑफलाइन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ नहीं, बिल्कुल आएंगे यार, ऑफ कोर्स, 100%। क्यों नहीं, ओके। जैसे ही मैं इंडिया आता हूँ कोऑर्डिनेशन करते हैं कभी, आपके बिल्कुल सर। स्टूडियो में, आप जी। जहां भी आपका स्टूडियो, हम कोशिश करेंगे ऐसे कोऑर्डिनेट करके आपके साथ 1-to-1 इंटरव्यू दिया जाए। ओके सर। तो सर गुम मैं किसी के प्यार में सीरियल आपने किया, उसके बाद झुमके आपकी वेब सीरीज आई, लेकिन इन सब के बीच में जो है आपकी शादी को लेकर और नीलू मैम को लेकर, आपको लेकर काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही थी कि निवान सिंह सर इतने सालों बाद मैम से मिलने वाले हैं, और एनिवर्सरी को लेकर भी काफी सारी चीजें थी। तो सब ये चीज तो जानते हैं कि 2 साल आप कोविड के कारण मिल नहीं पाए थे, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि असल में इसकी शुरुआत कैसे, आप लोग मिले कैसे आपस में। ये बहुत लंबी कहानी है दोस्त। मैं 2007-8 में एक शो कर रहा था, कहानी घर घर की। तो मेरे किरदार का नाम प्रणय था, ओके। और मतलब इट वाज वन ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन कहानी घर घर की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। मैथिली का हस्बैंड था वो, और पार्वती जो है मेरी दादी का रोल प्ले करती थी उसमें। तो वो शो बैंकॉक में भी देखा जाता था, और बहुत हिट शो था कहानी घर घर की। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई जगह ही बचा होगा जहाँ इंडियंस रहते होंगे और जिन्होंने सास भी कभी बहू, कसौटी जिंदगी की और कहानी घर घर की नहीं देखा हो, और उस शो से प्यार ना हो उनको। हम तो बचपन से, स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं कहानी घर घर की। तो कहानी घर घर की जब मैंने साइन किया, तो मेरे लिए, मैंने पहले ही दिन अपने पापा को अपने वैनिटी के बाहर आकर के फोन किया कि मैं वो शो कर रहा हूँ जो हम लोगों ने घर में साथ में बैठ के हम देखते थे। पापा बोले कौन सा शो भाई? मैंने कहा कहानी घर घर। उनको यकीन ही नहीं हुआ, मतलब सपना, ड्रीम कम्स ट्रू वाला। एकता मैम ने मुझे फर्स्ट, मतलब रियलिटी शो करने के बाद 1 साल तक मैंने कुछ काम नहीं किया था 2006 में, क्योंकि मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी जिसका नाम था पिज्जा एक्सप्रेस।
प्राइम फोकस की फिल्म थी, मिलिंद सागर करके एक डायरेक्टर हुआ करते थे जिन्होंने जिनको वो फिल्म डायरेक्ट करनी थी। शाहिद ओके। कपूर, रुसलान और मैं, ऐसा अज्यूम किया जाता। आई गॉट अ साइनिंग अमाउंट ऑल्सो, बट फिर शाहिद का डेट नहीं मिला नरेश मल्होत्रा जी को। नरेश मल्होत्रा जी प्राइम फोकस के ओनर है, ही वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर इन दैट। तो नई बात बन पाई, तो मेरा 1 साल उसमें निकल गया बैठे बैठे इंतजार करते करते। फाइनली 2007 में मुझे एकता मैम ने अपॉर्चुनिटी दी कहानी घर घर की में। एक लड़का, प्रणय का कैरेक्टर ऑलरेडी था, तो उसमें जीतू करके एक लड़का था जो उस कैरेक्टर को प्ले करता था, उसको रिप्लेस करने का। ओके। तो आई हैड चूजन फॉर दिस रोल, और बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर को, और उससे मेरी पहचान बनी उस रोल से, क्योंकि वो प्राइम टाइम सुपर हिट शो हुआ करता था 2007-8 में। ओके। तो आप, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया, बोलते बोलते इतना बह गया मैं उसमें। आपने क्या पूछा था? सर नीलू मैम से आप कैसे मिले? राइट राइट, हाँ शुरुआत तो कैसे हुई? वो शो, हाँ हाँ, तो वो शो जो है, मैं कैरेक्टर में इतना घुस गया, उस मतलब वहीं पहुंच गया था एकदम, वो ओके। संघर्ष के दिनों में। तो वो शो वो भी देखती थी। तो मतलब एक दिन उनका मैसेज आया, उस समय एक वाइफ हाई फाई करके एक साइट हुआ करता था, जैसे आज फेसबुक है, उस समय ऑर्कुट और हाई फाई करके होता था। तो उन्होंने ऑफलाइन मैसेज भेजा मुझे कि इज इट यू, बिकॉज उस समय फेक अकाउंट्स भी बहुत सारे होते थे। तो मुझे, ओके। मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं था, ना ही उस समय मोबाइल था ना कुछ था। साइबर कैफे में जाकर के भाड़े का 1 घंटे में वो 10 रुपए में 1 घंटा सर्फिंग के लिए मिलता था। तो जाके बैठ करके खड़ाखड़ चेक किया, अच्छा ये आया है, मैंने कहा हाँ दिस इज मी। तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ ये। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा ठीक है वीडियो चैट करके दिखाइए अपनी शक्ल। मैं कहा कोई बात नहीं। तो एक दिन मैंने बोला मैं इस दिन आऊंगा, क्योंकि कांस्टेंट शूट चल रहा था। तो कोई एक दिन वीकडे पे आया मैं, जिस समय टाइम दिया हुआ था, उसमें मोबाइल तो होता नहीं था कि आप, ओके। मोबाइल मतलब ये वाला मोबाइल, एंड्रॉइड ये एंड्रॉइड फोन तो होता नहीं था, वो छोटा वाला मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड। नोकिया का, जिसमें सांप सीढ़ी वाला खेल होता था, वो येलो कलर की लाइट होती थी, वो वाला मोबाइल था मेरे पास। तो अब मैंने बोला कौन है भाई देख लो। तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते थे। फिर मैंने देखा तो भाई वो नीलू थी वहां पे। तो उस तरीके से फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया, आपने आपने बातचीत का वीडियो सिलसिला चैट की फिर उनके कहने पर? उसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, वो स्काइप पे, हाँ राइट। तो ओके। उनकी तो वहां से पहली बार कुछ दो 2-4 मिनट के लिए, वहां से उनको पता चल गया कि मैं ही हूँ ये। तो वहां पे एक विश्वास की का वो बन गया कि नहीं यार, ही इज ओरिजिनल, ही इज अ ट्रू, ही इज एन द गाय प्रणय हु इज प्लेइंग प्रणय। तो वहां से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उस समय यार क्या करते थे, इतने पैसे नहीं होते थे, 5-5 हजार 500-500 रुपए के कार्ड आते थे। उस कार्ड को टॉकिंग कॉलिंग कार्ड भरवा करके, वो भी बेचारी कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके पैसे, उसमें पढ़ाई कर रही थी वो कॉलेज में, स्कूल में, ओके। हाँ स्कूल में, हाँ उस समय तो स्कूल में थी। तो कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके वो फोन करती थी, फिर मैं कैसे कैसे पॉकेट मनी से पैसे निकाल करके, इतने पैसे मिलते नहीं थे सीरियल्स में। तो वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर दो हंसों का जोड़ा 2011 में मैंने खत्म किया। तो उस समय मैं पहली बार अपने घर नहीं गया था 5 साल तक मैं। ये था प्रण, ये प्रण किया हुआ था कि यार कुछ करूंगा तभी जाऊंगा। तो इतना बड़ा हिट शो देने के बाद पहली बार जब मैं बनारस गया 2011 में, तो वो भी अपने, वो बैंकॉक में रहती थी, उनका घर गोरखपुर में, तो वो वहां पे अपनी मम्मी और फैमिली के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पहली बार वो बनारस में आया, हमारी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई। तो इस तरह से सिर्फ बातों का सिलसिला 2011 के बाद शुरू हुआ। ये लंबी मतलब सर कहानी है। रियल लाइफ जो स्टोरी है वो भी किसी मूवी से कम नहीं है। मतलब मूवी बन संघर्ष सकती है, स्टोरी इतनी हमारी यूनिक है। लाइफ में एक चीज मैंने सीख लिया यार, कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, कोई भी अच्छी चीज आपको हासिल नहीं हो सकती। हर हर जीवन में जो भी अच्छा काम हो रहा है आपके, जो भी अच्छी चीज आपके साथ घटित हो रही है, उसके पीछे लंबा संघर्ष है। कंफर्ट जोन वेल में कोई सर, काम नहीं हो सकता। आज से मैं भी सारी वीडियो चैट जो है उसको एक्सेप्ट करने वाला हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी मम्मी एक बात बोलती थी कि लाइफ में 3 चीजें डिसाइडेड होती हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह। तो मैं इस चीज को बहुत पहले से, इस चीज में बिलीव करता था, और आज भी बिलीव करता हूँ, और लोगों को बताता भी हूँ। 3 चीजों पे आपका अख्तियार नहीं होता। लोग उसमें कहेंगे कि भाई जो अभी शादियां हो जाती हैं, लोग लव मैरिज कर लेते हैं, फिर वो ब्रेकअप भी हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन जो चीज ईश्वर लिख के भेजता है ऊपर से कि ये जीवन में आपके साथ यही आने वाला है, ना वो जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना कॉन्टिनेंट देखता है, ना स्टेट देखता है,
सोचिए ना, वो कहाँ रहती थी, मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ जाके रह रहा हूँ, और मैं जिंदगी ऐसी 360 डिग्री। तो लाइफ में एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, क्योंकि ऊपर वाले की कलम से जो लिखा हुआ आता है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो चाहे जीवन में सफलता हो, वो जीवन में आपके संघर्ष हो, वो जीवन में आपके उन्नति का मार्ग हो, जो ईश्वर ने लिख दिया है, वो किसी कलम में ताकत नहीं कि उसको काट दे। ये ये यथार्थ है। सर कमेंट में एंकर बबलू बोल रहे हैं कि सर कभी हमारी गुलाबी नगरी में आओ। गुलाबी नगर मतलब जयपुर। राजस्थान, जी। जयपुर, हाँ। अरे कभी कोई बुला ले यार हमें भी। हमारे मैं आपको बताऊं, गुलाबी नगर में मैं एक बार आया हूँ। मैं स्टार वन का एक शो कर रहा था, फिर कोई है हॉरर शो था। हाँ और हाँ। आपके जयपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पचेवर गांव है, जहां पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहां पे ओके। मैं कुछ 10 दिन के स्केड्यूल में आया था। कड़कड़ाती मई की दोपहरिया, दोपहर में, वहां शालीन भी था उस शो में। आप ओके। यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। उस कहानी का नाम था साया। साया। पिया बाजपेयी, शालीन भनोट और मैं, और एक दो कलाकार थे। हमने वो शूट किया था वहां पे। और शालीन भनोट का नाम देखिए फिर आ गया यहाँ पे, फिर शालीन भनोट। ये शो मैंने किया था 2008 या 9 में, और ठीक उसके 2 साल के बाद हमने साथ में एक और शो कर डाला, दो हंसों का जोड़ा। दैट वाज अ सुपर हिट शो ऑन टीवी। तो अभी वापस आने का प्लान कुछ? यार कोई बुला ले, हम आज बिल्कुल आ जाएंगे यार। कोई कहीं सर कोई मैं बुला रहा हूँ ना आपको, मैं खुद जयपुर से हूँ। आप आपका मतलब बर्थ प्लेस जयपुर है? पता नहीं, अभी मैं मैं ऐसे आपको लाइव अभी मैं लाइव भी जयपुर से ही हूँ। पता नहीं, मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे लगता है आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अभी ख्याल आता है। जयपुर में आपको इमेजिन ही नहीं कर पाया। अच्छा। अब मैं पता नहीं, ऐसा कभी आपके शहर के बारे में मैंने कुछ R&D नहीं किया, बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आपकी भाषा से, आपकी हिंदी काफी अच्छी है। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि आप मध्य प्रदेश से हैं या राजस्थान। खैर भी आपने बता ही दिया, चलिए जयपुर। तो कोई ऐसा कुछ हो जहां पे आप मुझे बुला सकें, प्लीज आमंत्रित करिए। मैं आई वुड लव टू कम देयर डेफिनेटली, जल्दी। ओके। सर अभी एक कमेंट आ रहा है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मतलब किस टाइप का रोल करना पसंद है? यार ये सवाल जो है एक कलाकार के लिए, मुझे पता नहीं, हाँ कई लोगों के ड्रीम रोल्स होंगे, बट मुझे ये लगता है कि यार, खैर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब बचपन से मेरी, जब से मैं एक्टिंग शुरू किया, बचपन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र से एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी एज ए चाइल्ड एक्टर, थिएटर में। मैंने बंगला थिएटर से शुरुआत की थी अपनी, बंगला रंगमंच से। उसके बाद फिर हिंदी रंगमंच में मैं आया। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी 2-3 रोल्स करने की। एक वॉर फिल्म करने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। वॉर। वॉर फिल्म। ओके, और एक्शन। दूसरा, एक्शन नहीं, वॉर फिल्म। ओके शेरशाह ओके जैसी ओके। रियल वॉर फिल्म, वॉर ठीक है। हीरो। रोल का मुझे पता नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक वॉर फिल्म करूं। मेरी दिली इच्छा है। वो इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले एक फिल्म, वॉर फिल्म, कैरेक्टर कोई भी हो, देख लेंगे। दूसरा मुझे मेरे दिल के करीब है वो स्पोर्ट्स फिल्म, स्पोर्ट्स ड्रामा। सर आपने एक स्पोर्ट्स फिल्म 7 कदम नाम की आई थिंक की भी, उसमें हाँ आप लेकिन फुटबॉल कोच लेकिन थे। उसमें, हाँ लेकिन नहीं, मैं फुटबॉल कोच नहीं था, मैं प्लेयर था, मैं और अमित साध। ओके रोनित रॉय साहब जो हैं उसके कोच थे। ओके। लेकिन वो, मतलब, स्पोर्ट्स फिल्म कम, ड्रामा ज्यादा था। स्पोर्ट्स की मात्रा उसमें थोड़ी कम थी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, स्पोर्ट्स फिल्म तो बनती है। अब तो खैर काफी चीजें चेंज हो गई। ये फिल्म मैंने 2016 में की थी। 2016 में ये फिल्म थी, और उस समय ओटीटी इतना स्ट्रांग नहीं था। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ड्रामा तो बनता है, फिर घूम फिर के वो सास बहू ही बन जाता है। और अभी अभी सिनेरियो चेंज हो गया इन 5-6 सालों में, जब से सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से 5-6 साल पहले, कि हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स फिल्म, अगर फुटबॉल की फिल्म बन रही तो एक ही बंदा गोल करेगा। मेसी है तो मेसी, बाकी उसकी फिल्म में जो भी लीड कैरेक्टर। हाँ मतलब बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं, विंगर, स्टॉपर, गोलकीपर, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। एक ही आदमी जो सेंट्रल फॉरवर्ड है, रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अकेले ही गोल मारता है बिना सपोर्ट के। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? पूरी टीम गेम खेलती है। तो जी। मैं चाहता हूं एक ऐसी फिल्म मेरे जीवन में आए जो स्पोर्ट्स ड्रामा हो। तो ये दो, मतलब मेरी, आपने पूछा ना आपकी इच्छा क्या है, तो इच्छा तो हर तरह के रोल करने की है, बट ड्रीम रोल्स जो आप बोलते हैं ना, कि यार मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे 2 रोल्स करूं यार। ओके। तो वॉर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप मतलब कुछ ड्रामा। करना चाहते हैं? ड्रामा। जी।
तो सर कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे आपके लिए, और ये ज्यादातर जो है यूट्यूब पर ही कम्युनिटी में जो पोस्ट डाली थी उसमें आए हुए सवाल हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपके जितने भी फैंस हैं उन्होंने उन्होंने ये सवाल भेजे हैं। ओटीटी का इफेक्ट टीवी पर आप क्या देखते हैं? ये देखिए वंश, अच्छा सर, एनी टिप्स फॉर न्यू कमर एक्टर? यार, न्यू कमर एक्टर के लिए क्या मेहनत करिए यार, और क्या, कोशिश करते रहिए। और वही बात है, कुप मंडूक, कुएं का मेंढक कभी समंदर का पानी नहीं देख सकता, उसके लिए आपको कुएं से बाहर आना बहुत जरूरी है। अपने शहरों में बैठ के, आप जयपुर में बैठ के, बनारस में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, जयपुर नागपुर में बैठ के अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं एक्टर बन जाऊं, ये तो थॉट लाना बहुत जरूरी है। एक्टर बन जाऊं, राइटर बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए आपको क्रीज पे तो आना पड़ेगा ना। आप स्टेडियम के बाहर से बैठ करके कैसे आप बैटिंग कर लेंगे? उसके लिए तो आपको मैदान के अंदर आना पड़ेगा, क्रीज में खड़ा होना पड़ेगा बल्ला लेके, तब तो आप सामना कर पाएंगे बॉलों का। मेटाफोर में बात कर रहा हूं। तो जिनको जिनको ये है कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो मेरी ये है कि आप एक प्रॉपर एजुकेशन लेके आए। एक और बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं बहुत यंग हूं इस इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है, अनुभव है, उसके माध्यम से एक ही बात बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि एक आर्टिस्ट का, एक्टर तो नहीं, एक आर्टिस्ट का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जी। अगर पढ़ा लिखा एक्टर नहीं होगा, आर्टिस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल है। आपको जरूरी नहीं कि आप एनएसडी करके आओ, एफटीआई करके आओ, बीएनए करके आओ, राडा से होके आओ, न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट से आओ, कोई जरूरत नहीं है। बट आपका पढ़ा लिखा होना, जीवन का ज्ञान आपका होना बहुत जरूरी है किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से। बाकी आपकी मर्जी। तो सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ओटीटी का आपको क्या लगता है कि टीवी की टीआरपी पर क्या असर पड़ता है? बहुत ड्रास्टिक, आने वाले दिनों में भी जैसे कि अभी जबरदस्त। जो भी सीरियल आ रहे हैं, जैसे कि आपका लास्ट सीरियल गुम है किसी के प्यार में रहा था, वो ओटीटी पर भी है और मतलब हॉटस्टार पर भी लोग देख पा रहे हैं, टीवी पर भी लोग देख रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख पाते हैं, और एज ए एक्टर आपको क्या फील होता है कि टीवी वाला जमाना सही था या फिर ये ओटीटी देखिए प्लेटफॉर्म देखिए ठीक है? कोई देखिए, जमाना और प्लेटफॉर्म ये सिर्फ एक ऐसी चीज है कि एक जगह जो है आप रियलिटी के नाम पर सिर्फ वही परोस रहे हैं जो आपको पैसा दे सके। पैसा कमाने के लिए आपका जरिया बना हुआ है, आप कुछ नया नहीं दे रहे हैं। आप मजबूर कर, दूरदर्शन के टाइम पे ये होता था कि हम वेट करते थे कि एक शो चित्रहार आएगा बुधवार को या फ्राइडे को, रंगोली आएगी संडे को, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। फिर सैटेलाइट ने आकर के, आई मीन ये क्या बोलते हैं उसको, केबल कनेक्शंस आकर के हमें ऑप्शन दे दिया। एमटीवी आ गया, बी4 यू आ गया, म्यूजिक चैनल्स आ गए, तो हमारे पास ऑप्शन, नहीं दिखाओगे तुम मत दिखाओ, हमको नहीं देखना रंगोली, हम ये देख लेंगे। तो ओटीटी अब ये लेके आ गया है कि भाई आप ड्रामा दिखाना चाहते हो ना, तो हम पंचायत बना देंगे, आप आ जाओ मैदान में। आप कह रहे हो हम ओटीटी तो गाली गलौज करती है, ओटीटी तो गंदगी फैलाती है, तो वो ये कह रही है कि ठीक है, मैं आपसे बेहतर, आपसे साफ सुथरी कहानी बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप फिर भी नहीं टिक पाएंगे मेरे सामने। तो उन्होंने गुल्लक बना दी। मेरे दोस्त ही हैं उसके प्रोड्यूसर, अरुणव कुमार। ऐसे तमाम शोज उन्होंने बना दिए कि आप देखिए, यहां पे प्रतिस्पर्धा किस बात की है पता है? यहाँ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर है, कंटेंट के ऊपर है। आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा दिन तक। आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तभी तो यूट्यूबर्स की निकल पड़ी, अभी आप लोगों की निकल पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग रियल कंटेंट दिखा रहे हैं जो हो रहा है। जी। कौन ऐसे बात करता है सुबह सुबह उठ करके 10 किलो की साड़ी पहन के और मेकअप, मम्मी आज क्या बनाऊं बता दीजिए भगवान के लिए, ये कौन बोलता है ऐसे? कौन? मैं तो नहीं जानता ऐसे, लेकिन हमको बुलवाते हैं, ऐसा क्या किया जाए? तो ओटीटी और टेलीविजन में संस्कार संस्कृति अपनी जगह पे है। ये सिर्फ प्रोफेशनल बातें हैं पैसे कमाने के लिए, सबको पैसा कमाना। एकता मैम एक तरफ कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ऐसे बहुत ही पारिवारिक शो बनाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनका एक ओटीटी चैनल भी है जो यूथ के लिए प्रोग्राम बनाता है, जो आज की कंटेम्प्रेरी के लिए बनाता है।
तो आपको इतना समझ जाना चाहिए, ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, पढ़ी लिखी ऑडियंस हो गई, उनको पता चलना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो ऑडियंस क्यों नहीं घटेगी, आपने सवाल किया ना, बिल्कुल घटी है। ऑडियंस को ऑप्शन मिल गया ओटीटी का, ऑडियंस को अच्छे प्रोग्राम देखने का। आप ये कहेंगे सर वो तो केबल में तो 500 रुपए में या 300-400 रुपए में तो पूरा सारे तो भाई ओटीटी भी तो वही कर रही है। आपको 1000 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रही है, 500 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रही है। आप देखते रहो। पहले क्या था, आपके पास ऑप्शन नहीं थे। आज आपको ड्रामा देखना है, 5000 ड्रामा सीरीज। क्राइम देखना है, 10,000 क्राइम सीरीज। आपको कॉमेडी देखनी है, 4000 कॉमेडी सीरीज और फिल्म्स। तो आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप क्यों देखोगे वाहियात फिल्में जिसका सर पैर ही नहीं है? आप एक्सप्लोर करोगे ना। तो इसीलिए आपके सवाल का यही जवाब है कि इट्स ऑडियंस, ये मैं और आप नहीं है। हम ऑडियंस की नजर से अगर देखें, ऑडियंस सिलेक्ट कर रही है कि हमें अच्छे शोज देखने हैं, हमें वो पतंग में लटकने वाला शो नहीं देखना है जिसमें आप हमें उल्लू बना रहे हैं। बच्चे से क्या सोचिए, क्या क्या सीखेंगे? ग्रेविटी नाम की जो चीज है, बच्चा, छोटा बच्चा एक 5 साल का, वो सोचेगा मम्मा मम्मा ये पतंग पे से लटक सकते हैं क्या? अगले दिन पता चला वो भी छत से कूद रहा है पतंग लेकर के। मतलब या तो फिर आप साईफाई फिल्में बनाओ, ओके। अलिफ लैला जिसमें वो मतलब अरेबियन नाइट्स के ऊपर वो चादर पे इमेजिन कर अलिफ सकते लैला। हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, आप बनाइए फिक्शन, गेम ऑफ थ्रोन बनाइए, है बजट उतना, पैसा है तो बनाइए। क्यों नहीं मानेंगे, हम मानेंगे। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को मिलता है 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए टीवी सीरियल माउंट एवरेस्ट पे। 2 दिन शूट करके माउंट एवरेस्ट पे आ जाते हैं, मीरा रोड में रुई का पहाड़ बना करके शूट करने के लिए। तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेम ऑफ थ्रोन, हाउस ऑफ कार्ड्स, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल यहां बनेगा? कैसे? टीवी में नहीं एटलीस्ट। ओके सर, मैंने आपसे आधे घंटे का टाइम लिया था, ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम हो चुका, पर थोड़ा सा टाइम मैं आपका और लूंगा क्योंकि मेरे पास मैं तो कुछ यार आपके साथ, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ आपके प्यार में इतनी देर बैठ गया, वरना मैं कहीं भागने वाला था। लेकिन मैंने कहा यार रजत इतने दिन से मुझे, हम लोग कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑडियंस से भी प्यार है यार, इनसे बात ही नहीं हो पाई। ये बेचारे इतने दिन से चाह रहे हैं कि मुझसे बात करें, आपके माध्यम से कम इतने प्यारे प्यारे लोगों से बात हो गई यार। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इतने प्यारे ऑडियंस हैं आपके, इतना प्यार करने वाले। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी रोल में आऊं यार, मैं निवान से नहीं रहूंगा। और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे हर किरदार को यार, चाहे सदानंद हो या कालीचरण हो, सब सब रोल में। ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा था, कुछ 3 क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी देने वाला हूँ, छोटा सा केबीसी खेलने वाले हैं यहाँ पर। तो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री। यार मैं तो बॉलीवुड में ही काम करना चाहता नहीं। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री मतलब समझा नहीं, ऑप्शन दे रहे हैं आप? जी, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? अच्छा पसंद है, मैंने वो काम। यार जी पसंद मैं आपको बताऊं, मैं अभी अगर आप देखिए, बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुत ही पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सवाल है। मैं इतना आसानी से मैच, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मैंने पकड़ लिया उसको। मैंने बोला क्या पहले पूछ लो। मैं आपको सच बता रहा हूं, बॉलीवुड में अभी उस लेवल का कंटेंट नहीं बन रहा है जितना मुझे मलयालम फिल्मों में देखने को मिल रहा है। आई लव मलयालम फिल्म्स, मराठी फिल्म्स। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मराठी और मलयालम बना रहे हैं, इवन तेलुगु भी है उसमें कहीं ना कहीं। आप मलयालम फिल्में देखिए, मतलब आपका सर हिल जाएगा। मतलब आप कहेंगे क्या यार, कहां से ला रहे हैं ये लोग। तो अगर एज ए ऑडियंस आप कहेंगे तो मैं इन बॉलीवुड जो हिंदी सिनेमा है, कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नए लोग। बाकी अगर ओवरऑल कहेंगे तो मैं, खोजना पड़ता है कौन सा जिसमें हमारे कुछ नए प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वसन वाला हो गए, उनकी फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं। श्रीराम राघवन है, मतलब ऐसे न्यू कमर बहुत सारे, सुजीत सरकार है। लेकिन वेट करना पड़ता है। लेकिन आप एक एग्जीबियंस में बोले, होल में बोले, तो मैं यार साउथ की फिल्मों को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। एज ए टैलेंट, एज एन एक्टर, एज एन कंटेंट, टिकना मुश्किल है इस समय उनके सामने, ऑनेस्टली, नो डाउट। और सर एक सवाल जो था, गुम्मे किसी के प्यार में, तो लगातार मतलब जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है आपको लेकर, लगभग मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 70 तो गुम्मे किसी के प्यार में को लेकर थे। तो अरे एक बाप रे, सवाल पूछिए। इसमें से ही है, आपको कौन सा किरदार, क्योंकि आपने गुम्मे किसी के प्यार में रोल प्ले किया है तो डेफिनेटली आपने सीरियल देखा भी होगा, आपको कौन सा किरदार ज्यादा पसंद है, पाखी का किरदार या फिर सही का किरदार?
यार लड़कियों के बारे में आप पूछ लेंगे ना कल से। आ, पाखी ये मुझे तो अच्छी ट्रिकी लगती हो है। गया। नहीं, ट्रिकी होगा। बाकी पाखी मुझे अच्छी लगती है। शी इज अ वेरी मेच्योर एक्टर, नो डाउट। पाखी, अगर आप मुझे बोलेंगे, मुझे पाखी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगता है, बहुत मतलब कुछ करने को मिल ऐसा है उसके कैरेक्टर में। ऐसा ओके। एज एन एक्टर मुझे ऐसा फील होता है कि पाखी को अगर वो एक्सप्लोर करें, अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव से हटा करके, अगर मतलब अच्छी एक्ट्रेस है वो। और जहां तक सही की बात है, सही तो खैर बस आप सुपरस्टार है आपके शो की, हमारे इस गुमे किसी के प्यार की, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बट एक्टर कौन अच्छा है, ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे किरदार निभा रहे हैं, उसमें कोई दार। डेफिनेटली। बट पर्सनली आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो पाखी मुझे अच्छी लगती है। ओके। सही भी अच्छी नहीं, सही इसका मतलब ये नहीं कि सही मुझे अच्छी नहीं लगती, ये प्लीज ये ऐसा नहीं है। बट आपने जी। मुझे पूछा ऑप्शन के लिए, तो पाखी वो 9 है, सही 9 है तो वो 10 है, ऐसा। ओके। और सर वैसे तो ये लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था इसका जवाब तो अब तक मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीवी सीरियल और वेब सीरीज। वेब सीरीज और टीवी सीरियल, एज एन एक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यार पैसे कमाने भी तो जरूरी है लाइफ में भाई। तो टीवी सीरियल पैसे भी देते हैं ना यार, तो अगर कोई पैसे देगा तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी में वेब सीरीज जरूर, एब्सोल्युटली नो डाउट। ओके सर, आपने भी पैसों की बात की, तो एज ए एक्टर आपको क्या लगता है कि जो इनकम का जो सोर्स है वो एक एक्टर के लिए टीवी सीरियल में अच्छा है या फिर वेब सीरीज में? क्योंकि वेब सीरीज कुछ दिनों में खत्म हो जाती है और टीवी सीरियल सालों साल चलते हैं। यार एक टीवी एक्टर के सीरियल तौर पर सरकारी, इसको प्रायोरिटी ज्यादा टीवी देनी चाहिए। टीवी सीरियल सरकारी नौकरी है। और वेब सीरीज जो है एंटरप्रेन्योरशिप है, आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लीजिए, जिसमें आप डेयरिंग कर सकते हैं। नहीं, आपको अगर आपको क्या सरकारी, लगता है अकॉर्डिंग टू यू? मैं बता दिया आंसर, सरकारी नौकरी करनी है तो करिए, मिलता रहेगा सैलरी आपको महीने के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। वेब ओके। सीरीज वो चीज है जो पंकज त्रिपाठी जी को, जहां वो टीवी सीरियल करते थे 5,000 10,000 रुपए पर डे पे, रातों रात उनको करोड़ों को आदमी, करोड़ों का एक्टर बना देता है, जहां पे उनकी डिमांड करोड़ों में हो जाती है। तो लाइफ में उतनी डेयरिंग भी रखिए। सेफ गेम कुछ नहीं होता जीवन में, मेरा ये मानना है, सेफ कुछ नहीं है। जो इंसान डेयरिंग कर सकता है, जो इंसान हिम्मत कर सकता है, जो इंसान मेहनत करने की क्षमता रखता है, वही आगे बढ़ सकता है जीवन में। टीवी शो कर लूं या फिल्म कर लूं, आपको मिले तो सही पहले। कंपटीशन तो हर जगह है, कोई बट थोड़ी ना यहाँ बाबा जी का भंडारा थोड़ी लगा हुआ है कि लाइन खिचड़ी बाबा के वहां पे थाली लेके पहुंच गए, भैया आ जाओ भंडारा लगा है, एक के बाद एक नंबर आए जा रहे हैं, तुम्हारा भी आ जाओ, तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं होता। टीवी सीरियल मिलना बहुत मुश्किल काम है दोस्त, हमसे पूछिए। जूते घिस जाते हैं यार टीवी शो कर लाने में। आप किसी स्टैब्लिश एक्टर से पूछेंगे, नहीं मैं तो यार आई जस्ट वांट टू डू ओटीटी एंड फिल्म्स एंड, भैया मिल तो जाए पहले। टीवी सीरियल का बट रहे हैं क्या रास्ते में? तो उसके लिए भी ऑडिशन, हजारों ऑडिशन में तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ यार, हजारों। 10 साल में हजारों ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया, नहीं यू डोंट फिट फॉर द बिल। अरे भैया बंद करो यार, बेस्ट एक्टर का अवार्ड आते ही दे दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मैं फिट नहीं हूं। तो कभी कभी ऐसा आता है कि आपके पास जब तक बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, मैं न्यू कमर्स के लिए ही बोलूंगा, बेगर्स कैन नॉट बी, आप उस कंडीशन पे पहले पहुंच तो जाओ जहां पे आप डिसाइड कर सको। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम्म। बट एक नया नया एक्टर वो कैसे डिसाइड करेगा? बेचारा वो सरवाइव करेगा पैसे से, या तो धन पशु हो, घर से बहुत करोड़पति आदमी हो, चलो नहीं नहीं मैं तो वही करूंगा, मेरे मम्मी पापा भेज रहे हैं लाखों रुपए महीने के। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको रेंट भरना है, आपको खाना, जिम जाना है, खाना खाना है, 25 बिल्स आते हैं यार महीने के, बंबई शहर में टिकना मुश्किल काम है यार। तो जब आप अच्छे एक्टर हैं या बुरे एक्टर हैं वो तो बाद की बात है, पहले टिक तो जाओ। टिकना ही सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्त। फिर वेब सीरीज बाद में, फिर सीरियल बाद में, और फिल्म बाद में आता रहेगा। पहले टिक तो जाइए आप। तो जो मिल रहा है पहले आप कर लीजिए, आप चूज मत करिए। लेकिन जैसे जैसे आपके काम में बारीकी आती जाएगी, आप यकीन मानिए लोग आपको पिक कर लेंगे, आपके पास सामने से कॉल आएगा, बंदे को ले लो यार। अगर नील अच्छा एक्टर है तो नील टीवी सीरियल करे, फिल्म करे या वेब सीरीज करे, उसको तो लोग लेंगे। एज ए प्रोड्यूसर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो टीवी भी देख रहा हूँ, वेब सीरीज भी देख रहा हूँ, फिल्म भी देख रहा हूँ।
अगर मेरे बजट में, एक लिमिटेड बजट है, मुझे फिल्म बनाना है, मैं राजकुमार राव को नहीं ले सकता, आयुष्मान खुराना को नहीं ले सकता, तो मैं सोचूंगा ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे बजट में एकदम इस एप्ट रोल में आ सके। तो मैं तो देखूंगा ना सारों चारों तरफ, टीवी भी देखूंगा, ओटीटी भी देखूंगा, फिल्म भी देखूंगा। तो क्यों नहीं टीवी? भाई मैं, टीवी मेरा गॉडफादर है, मैं टीवी से आया हूं, मैं टीवी को बुरा कैसे बोल सकता हूं? लेकिन आप हाई स्कूल में 50% मार्क्स से पास हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते, या आप मास्टर्स में फर्स्ट क्लास, आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, या आप आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते। कौन मना करके रखा है? एक बार गिर गए इसका मतलब थोड़ी कि हर बार आप, नहीं नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिंदगी खुली हुई है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आगे बढ़िए, आसमान खुला हुआ है आपके लिए। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो यंग जनरेशन है, जो कि नए आर्टिस्ट हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूंगा, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। दौर कोई भी रहा हो, कंपटीशन, कंपटीशन की भावना से अगर आप आएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ आएंगे, मैं आपके माध्यम, तैयारी बहुत जरूरी है यार। पढ़ा लिखा, मैं बार बार दोबारा ये चीज कर रहा हूँ, पढ़े लिखे एक्टरों की सख्त जरूरत है। आपको पता होनी चाहिए आपकी कमी क्या है और आपका प्लस पॉइंट क्या है। अगर आपको पता है कि स्ट्रेंथ क्या है, तो यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं ये करूं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा मोबाइल लेके हीरो है। खुद ही मैंने तो कई बार देखा, मैं तो इतना ज्यादा नहीं हूं सोशल मीडिया पे मतलब जैसे दूसरे लोग हैं, खुद ही अपने नाम के आगे सुपरस्टार फलाना ढिमकाना। मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है? खुद ही स्प्रोक सेल्फ एक्लेम्ड एक्ट सुपरस्टार। तो आप देखिए, मोटिवेटेड रहना बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास से भरे, बट गलत फहमी मत पालिए। ऑनेस्टी ऑनेस्टी रखिए कि नहीं, मुझे, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इसको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। तो जो एक्टर, नए एक्टर ईमानदार हैं काम करने के लिए, और वो अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। और जो मुगालते में है, गलत फहमी में है, उनका भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भी सच्चाई है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जस्ट डबल टाइम में आपका ऑलरेडी ले चुका हूं, तो इसके आगे नहीं जाऊंगा। वेल, मैं नहीं नहीं होप करता बिल्कुल। हूँ कि ये आज का ऑनलाइन इंटरव्यू तो लोगों को पसंद जरूर आया होगा, बट जल्दी हम लोग जो है एक ऑफलाइन इंटरव्यू भी जरूर करेंगे। ये लड़का कुछ पूछ रहा है, क्या नाम है? आरजे रोहित, वन जी। वर्ड अबाउट शालीन मनोट एंड हिज एंगर इशू। देखिए ये सारे ड्रामे हैं यार, आप समझिए इस चीज को। वो, उसको सब पता है, वेरी स्मार्ट गाय। जितना मैं शालीन को जानता हूँ, हमने साल भर काम किया साथ में, एक ही कमरा शेयर करते थे। ओ, शालीन वेरी मैच्योर गाय, उसको पता है वो क्या कर रहा है। सो आप लोग उस मुगालते में मत रहिए, उसको सब पता है वो अपना कि वो गेम खेल क्या रहे कर। हैं। शालीन बेवकूफ नहीं यार, उसको पता है, ये बहुत स्मार्ट बंदा है यार। सो उस, जैसा आप एक्टिंग देखते हो ना, वहां भी एक्टिंग ही कर रहे हैं सारे, सिंपली। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक एंड यू रजत। जैसे कि मैं कह रहा था कि जल्दी हो सका, अगर आप टाइम दे तो ऑफलाइन इंटरव्यू हम डन करेंगे। पक्का पक्का 100%, मैं इंडिया आता हूँ तो आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, है ना। ओके। और अभी थोड़ा व्यस्त हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अपने अर्बन वुड फिल्म्स के नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर के। रेकी वगैरह है, लोकेशन वगैरह देखना है। अभी बनारस भी मैं गया था पिछले हफ्ते ही, आपको पता होगा सर, कि जिस दिन वहां भी आपका रेकी। कॉल आया था उस दिन आप मुंबई से बैंकॉक जा ही रहे थे, वरना अगर एक दिन पहले आप कॉल करते तो मुंबई आ जाता इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आपकी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन मैं बॉम्बे आऊंगा तो मैं आपसे कॉल करके आऊंगा, हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे कैसे क्या करना है ऑफलाइन। जी। और मैं आपसे इस आपके इस ऑनलाइन के माध्यम से बता दे रहा हूँ, अगर आपके जयपुर में भी कोई ऐसा फंक्शन होता है नेक्स्ट मंथ, जी। मंथ एंड में, जैन में, नॉट दिसंबर, जैन में, आई वुड लव टू ज्वाइन दैट। अगर आप कुछ करवा रहे हैं, कुछ ऐसा है, आप मुझे बताइए, और आपके माध्यम डेफिनेटली। से आपके ऑडियंस, आपके फैंस, आपके सबसे मिलूंगा। आई वुड लव टू डू दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू सो मच, और आपके माध्यम से सभी जितने भी आपके सुनने वाले ऑडियंस है, सबको थैंक यू, लव यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, धन्यवाद आप ओके सभी सर, का। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू।